together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है आमोजिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर महविश। आमोजिश के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम करती हूं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सैयद हामिद लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा सर का ताल्लुक़ हमारी मानू यूनिवर्सिटी की सैयद हामिद लाइब्रेरी से है। बहैसियत लाइब्रेरियन सर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस फील्ड में सर का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। सर, मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और सर की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ई रिसोर्सेज एट सैयद हामिद लाइब्रेरी। तो सर, सबसे पहले हम शुरू से बात करना चाहेंगे कि ई रिसोर्सेज क्या है और मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में इसका क्या रोल है। जी सर। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली ई रिसोर्सेज जो हैं आज मॉडर्न लाइब्रेरीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के रह गए हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि ई रिसोर्सेज के बगैर जो है रिसर्च जो है बहुत अधूरी है। रिसर्च एंड पब्लिकेशन का जो पूरा काम है वो ई रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड हो रहा है जी। और ई रिसोर्सेज की तादाद भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे पहले हमें जानना है कि ई रिसोर्सेज होते क्या हैं। बेसिकली ई रिसोर्सेज यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जिसका इसको दूसरे नामों से भी हम याद करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरीज भी कहते हैं। ये तमाम उसके नोमेनक्लेचर्स हैं, डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो है ई रिसोर्सेज के नाम से हम जानते हैं। और बेसिकली अगर हम ई रिसोर्सेज के क्रिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह से ई रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। एक तो होता है पहला बोर्न डिजिटल, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही उसकी पैदाइश होती है। अगर आम उर्दू ज़ुबान में कहें तो उसकी पैदाइश, उसकी नमू जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है और वही फॉर्मेट में वो दुनिया को एक्सेसिबल होता है। उसी फॉर्म में उसको रिसर्चर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स और दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं जी। और दूसरा ये होता है जिसको हम कहते हैं डिजिटाइज कंटेंट, यानी वो किसी और मीडिया में पहले नॉलेज होती है। उसको हम क्या करते हैं कि कोई भी मॉडर्न तरीक़ा इस्तेमाल करके वो स्कैनिंग हो सकता है या OCR हो सकता है या दूसरे और भी बहुत से तरीक़े आ गए हैं जिनके तरीक़ों से प्रिंट डॉक्यूमेंट को हम डिजिटाइज़ करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो इस तरीके से बुनियादी सतह पे क्रिएशन के हिसाब से देखा है दो टाइप के डिजिटल ई रिसोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं और हमारी लाइब्रेरी में माशाल्लाह दोनों तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और अब चूँकि आपने दूसरा सवाल ये किया कि ई रिसोर्सेज कौन होते हैं, मेजर क्या सतह पे कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है ई बुक्स हैं, यानी जो प्रिंट बुक्स होती थी उसका एक रेप्लिका आप समझ लीजिए, वो सॉफ्ट कॉपी में ई बुक्स अवेलेबल हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा ई जर्नल्स हैं। ई जर्नल्स में
बहुत इसकी बहुत बड़ी तादाद है ई जर्नल्स है। और आप ऐसा जानते हैं कि ई जर्नल्स जो है रिसर्च का बैकबोन है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत अप टू डेट होती है। किताब की इंफॉर्मेशन कम अज़ कम 6 महीना साल भर पुरानी होती है, क्योंकि इतना पब्लिकेशन प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल। जर्नल्स के जो आर्टिकल्स डे बाय डे मंथली आते हैं या क्वार्टरली आते हैं, या कभी कभी हो सकता है मंथ में 2 मरतबा कोई जर्नल होता है, तो उसके अपडेट होते रहते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो रिसर्चर्स को बहुत सूट करती है, क्योंकि अपडेटेड नॉलेज मौजूद होती है, तो उसका वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ई जर्नल एक दूसरी जो बड़ी किस्म है ई रिसोर्सेज की, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। उसके अलावा डेटाबेसेस होते हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च में काम आते हैं। आपने सुना होगा स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, इस तरह के बहुत सारे ई रिसोर्सेज हैं जो कि रिसर्च का बैकबोन ये भी हैं। और ये तीनों रिसर्च, इसके अलावा देखिए आप ई रिसोर्सेज की बात करें तो उसका जो माले वक़्फ़ बहुत बड़ा है। इसमें आपके जो सोशल मीडिया भी एक ई रिसोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्विटर पे हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, फ़ौरन के फ़ौरन वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाती है। और वो जाहिर सी बात है एकेडमिक है, तो उसका एकेडमिक पर्पस भी होगा। क्योंकि सोशल मीडिया को यूजुअली हम समझते हैं कि वो एकेडमिक नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया जो है, इवन व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन को एकेडमिक पर्पसेस के लिए आप डिसेमिनेट करते हैं और रिसर्चर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक है, लेकिन बेसिक बुनियादी सतह पे देखा जाए तो ई बुक्स, ई जर्नल्स, डेटाबेसेस और डिजिटाइज रिसोर्सेज, जैसे थेसिस है आपकी, जी आपके डिसर्टेशंस हैं, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज हो रही हैं। और कोई रेयर किताब हो, नायाब किताब हो, तो वो डिजिटाइज हो रही है, ताकि उसका डिजिटाइजेशन के फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपने कोई चीज़ डिजिटाइज की, तो फिज़िकल किताब को देखने के लिए आपको लाइब्रेरी आना पड़ता है। जी और यहाँ पे जैसे ही आपने डिजिटाइज की, तो आपने मिनटों में जो है उस किताब का एक्सेस पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर दिया। बिल्कुल सर। लेकिन इसके कुछ अपने कंडीशंस हैं। जहाँ तक डिजिटल कंटेंट की बात करेंगे, जो मैंने डिजिटाइज की बात की, उसमें कॉपीराइट इश्यूज़ भी हैं, लीगल इश्यूज़ भी हैं। आप सब कुछ डिजिटाइज नहीं कर सकते। जी ये तमाम मुश्किलात हैं डिजिटाइज रिसोर्सेज में। मगर ई रिसोर्सेज चूँकि इसीलिए क्रिएट ही होते हैं, जिनको तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और वो हमारे लिए जो है रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल की हैसियत करता है। बिल्कुल सर। आपने सुना होगा कि टर्नटीन जैसे है, या फिर सिमिलैरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी एक डेटाबेस ही है जो सिमिलैरिटी चेक करता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और इसमें जो कंटेंट आता है हर लम्हे चेंज होता है। कभी कभी हमारे पास बच्चे आते हैं कि 1 घंटा पहले हमने कराया था तो 12% था, अभी 13% कैसे हो गया। तो इन बिटवीन हो सकता है नॉलेज आपके डोमेन में बढ़ गया हो जी और मिनटों में वो अपडेट हुआ है, तो आपका जाहिर सी बात है आपका जो सिमिलैरिटी लेवल है वो बढ़ता घटता रहता है। घटता भी कभी कभी, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद होती हैं और उस पर कुछ कमेंट्स आते हैं जी इस तरह के, तो उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी वहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। जी। जैसे आपका सिमिलरिटी उस कंटेंट से है, अगर रिमूवल होता है तो आपका जाहिर सी बात है माइनस में आप चले जाते हैं, और अगर एडिशन होता है तो जाहिर सी बात है आपका जो सिमिलरिटी लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से ये तमाम फ़ायदे हैं। जी बिल्कुल सर। So, sir, I also want to know about that. What type of resources are available at our, library at Sayyid Hamid Library? जी बिल्कुल। सैयद हामिद लाइब्रेरी में हम तकरीबन 15 से 16 डेटाबेसेस ख़रीदे हुए हैं, जी। खरीदते हैं। जी। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, NCERT के डिजिटाइज कंटेंट्स हैं, तो उसका हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें सबसे बड़ा है कि अभी 2025 में जनवरी में जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जर्नल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन्फ्लिमनेट के थ्रू, जी। जिसको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कहते हैं। उसमें बेसिक उसका फंडा ये था कि जो जर्नल्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ख़रीद रही थी और उस पर जो खर्च हो रहा था वो डुप्लिकेशन भी हो रहा था। मिसाल के तौर पे मैंने एक जर्नल ख़रीदा, अगली यूनिवर्सिटी ने भी वही जर्नल ख़रीदा, और इस तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ा। जी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने सोचा, और उसको उन्होंने तकरीबन 30 पब्लिशर्स हैं, जिसमें 29 जो हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या पब्लिशर्स आप कह सकते हैं, उनसे
उन्होंने एक्सेस खरीद लिया उस जर्नल्स का, और वो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड किया है 2025 से। और ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है। इसके ज़्यादातर जर्नल्स जो हैं स्कोपस में हैं, वेब ऑफ साइंस में हैं, या कोई अनरेप्यूटेड जर्नल नहीं है इसमें। इसमें 13,000 से ज़्यादा जर्नल्स हैं जिसकी रसाई हो सकती है। उसके अलावा हमने 1300 तकरीबन 1300 ई बुक्स हमने डिफरेंट सब्जेक्ट में ली है, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिख सकते हैं आप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे कैपिटलाइन है जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए खुसूसी तौर से बहुत अहम है, क्योंकि इसमें बैंक्स का डेटा होता है और ज़्यादातर उनकी रिसर्चेज होती हैं डेटा पे डिपेंड होती हैं, रॉ डेटा। तो यहाँ पे उनको मिलता है और इनसे हम कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैपिटलाइन को हम कहते भी हैं कि हमारे बच्चे को ये ज़रूरत है इस डेटा की, पर्टिकुलर बैंक के डेटा की, तो वो हमें उस कंसल्टेंट फॉर्म में भी देते हैं और उनकी रिसर्च इसको। इसी तरीके से हमारे पास एक अर्ली अरबिक फ्रॉम ब्रिटिश लाइब्रेरी एक डेटाबेस है, जिसमें बहुत पुरानी किताबें अरबी की जो हैं डिजिटाइज होके इसमें डेटाबेस में रखी गई, जो यूजुअली आप रेयर बुक्स की कैटेगरी में आते हैं। जाहिर सी बात है उस लाइब्रेरीज़ में होंगी और वहाँ तक आपको रसाई जाना पड़ेगा, तब आपको एक्सेस करना पड़ेगा। ये हमने ख़रीदा है। ये बेसिकली अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल डेटाबेस है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है। हमारे पास लॉ के लिए SCC ऑनलाइन और हीन ऑनलाइन 2 डेटाबेसेस हैं जो लॉ के लिए हैं, मखसूस हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नॉटनल के नाम से डेटाबेस है जो हिंदी का डेटाबेस है, और इसमें तकरीबन 5 या 6 हिंदी के मैगज़ीन हैं जिसकी डिजिटल कंटेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों बुक्स इसके अंदर हैं इस एक डेटाबेस में। इसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन आर्काइव है जो 1888 से लेकर 215 तक का है। इस दौरान का जितना भी लिटरेचर है वो उसमें अवेलेबल है। जे स्टोर हमारे पास है। इसी तरीके से द टाइम्स ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर 1838 का है। और इसके अलावा 2 हमारे पास जो मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं, टर्नटीन एक जिसका जिक्र मैंने किया जी, सिमिलरिटी के लिए हम लेते हैं, और क्विलबोट है जिसमें ग्रामर आप चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, पैराफ्रेजर भी है, ट्रांसलेटर भी है, ह्यूमनाइज़र भी है, और इसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इसका सहारा उसी वक्त हम ले सकते हैं जब हमारी थोड़ी बहुत समझ हो, इसको अपना कंटेंट को हम ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें। जो रिसर्च के एथिक्स हैं उसको मलहूज़ रखते हुए इन तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकें। और रही अब बात मैं उन चीज़ों की कर सकता हूँ जो हमने डिजिटाइज़ की है। ये बात हो रही थी कि जो कि डिजिटल अवेलेबल थे, जिसको हमने सब्सक्राइब किया है या ख़रीदा हुआ है। हमारे पास 515 थेसिस हैं, PhD थेसिस डिजिटाइज फॉर्म में, जो शोधगंगा के थ्रू अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट से भी आप शोधगंगा के लिंक पे जा सकते हैं, और शोधगंगा से डायरेक्ट लिंक पे जाते हैं तो उससे लाखों थेसिस जो है आपके दस्तरस में हो जाती हैं। इसी तरीके से हमने बच्चों के आसानी के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होता है तो उसको डिजिटाइज़ करके हम वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि बच्चे फिज़िकल प्रॉब्लम में जगह जगह ना आए। और जैसे सिटी भोपाल में है कोई, तो वो क्या यहाँ आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उसको डिजिटाइज़ करते हैं तो वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि उसको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का। इसमें एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, इसमें PhD के भी पेपर्स हैं, जो ये कोर्स वर्क का पेपर है वो है, और मास्टर्स के तमाम के तकरीबन 6700 हमारे डिजिटाइज क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड हैं वेबसाइट पे। इसके अलावा 152 हमारे पास रेयर बुक्स हैं, डिजिटाइज्ड हैं। रेयर बुक्स मींस कि ये तकरीबन 100 साल पुरानी किताबें हैं, तो उनका कॉपीराइट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आज की किताब को हम डिजिटाइज़ करके बिना परमिशन के नहीं डाल सकते, लेकिन ये 100 साल है जो कि कॉपीराइट इसका ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने इसको डिजिटाइज़ करके। इसी तरीके से 84 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसको हमने डिजिटाइज़ किया है, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अल हिलाल, अल बलाग, कन्वोकेशन स्पीचेस, जो अल हिलाल और अल बलाग के बारे में आप जानती हैं कि मौलाना आज़ाद के जो बुनियादी सतह पे जो उनके रिसाले निकलते थे, उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ कुछ हमने परचेज़ की थी और उसको डिजिटाइज़ करके अपनी वेबसाइट पे डाला, ताकि इसका एक्सेस जो है वर्ल्ड वाइड हो, दुनिया में कहीं से भी लोग सर्च कर सकें, पढ़ सकें।
सिर्फ सर्च ना कर सकें बल्कि पढ़ सकें। डिजिटाइज कंटेंट का मतलब ही यही है कि आप पूरा एक्सेसिबल है, आपको आपके घर पे मौजूद है, आप उसको यूज़ कर दीजिए। फेयर यूज़ जो करते हैं, जाहिर सी बात है कमर्शियल यूज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइब्रेरी में जब भी बात होती है यूज़ की तो इट मीन्स फेयर यूज़, यानी एकेडमिक पर्पसेस के लिए आप इसका जो चाहे इस्तेमाल कीजिए। जी सर, बिल्कुल हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन सर एक ये वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। तो दोस्तों आप भी कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं हम आपसे एक ब्रेक के बाद। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर दया शंकर कौल नसीम से। दया शंकर कौल नसीम का जन्म 1811 में लखनऊ में हुआ। वो उर्दू अदब के उन नुमाया शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने मसनवी निगारी को एक नई बुलंदी बख्शी। नसीम साहब का ताल्लुक कश्मीरी पंडित खानदान से था और उन्होंने लखनऊ की नफीस तहजीब और अदबी माहौल में अपनी शायरी को परवान चढ़ाया। नसीम की सबसे मशहूर तसनीफ गुलज़ारे नसीम है, जो दास्ताने गुले बकावली पर मबनी एक लाजवाब मसनवी है। इस मसनवी ने उर्दू अदब में उन्हें दायमी शोहरत अता की। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत, तसव्वुर की रंगीनी और ज़बान की नफासत नुमाया नजर आती है। आइए उनके कलाम का एक रंग महसूस करते हैं। गुलशन में हर तरफ है बहारों का सिलसिला, कुदरत ने खोल रखा है हुस्नो जमाल का दर। एक और शेर मुलाहिजा करें। जब हो चुकी शराब तो मैं मस्त मर गया, शीशे के खाली होते ही पैमाना भर गया। नसीम की शायरी में हुस्ने बयान, मंजर निगारी और कहानियत का खूबसूरत इम्तिजाज मिलता है। उन्होंने उर्दू मसनवी को ऐसा अदबी हुस्न बख्शा जो आज भी अदब के तलबा और शायकीन को मुतासिर करता है। दया शंकर कौल नसीम का नाम उर्दू अदब में उस शायर के तौर पर याद किया जाता है जिसने लफ्जों से एक दिलकश गुलशन आबाद किया और उर्दू मसनवी को नई आफाक से आशना किया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. वेलकम बैक दोस्तों। आमोजिश के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा सर को। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर महविश और हम बात कर रहे हैं ई रिसोर्सेज एट सैयद हामिद लाइब्रेरी। तो सर आपने इतने डेटाबेसेस और इतने कंटेंट की बात की हमारी लाइब्रेरी में जो मौजूद हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यूज़र्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं इन कंटेंट को, ई जर्नल्स को। आप इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देंगे सर? बिल्कुल सही सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। रही बात अगर
विद इन कैंपस की बात है जी। तो हमारी वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे टर्नटिन है एंड क्विलबोर्ड है, जिसमें हर एक को इंडिविजुअल लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के जर्नल्स को आप डायरेक्ट हमारे अगर कैंपस में हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए, आपको कुछ भी नहीं लेना है, आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के तरीके हैं, ऑथर से आप सर्च कर सकते हैं जी। आप किसी सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हैं, पब्लिशर से सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट सर्चेबिलिटी आइटम्स आर अवेलेबल देयर। और रही बात कि बाहर वाली कैसे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो है कौमी सतह की यूनिवर्सिटी है और उसमें हमारे बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो बाहर हैं, तो उसके लिए हम VPN कोड देते हैं। तो वो रिमोट एक्सेस से ये इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और उसका लिंक और उसके तरीक़ाकार तमाम वेबसाइट पे हमने डाल रखे हैं। मतलब जिनका ताल्लुक मानू से नहीं है वो भी एक्सेस कर नहीं, सकते मानू से होना चाहिए, बट हमारे मानू के जो कैंपसेस हैं, कैंप से। फॉर एग्जांपल सिटीज़ हैं, हमारे 8 हैं, जी। पॉलिटेक्निक हैं, तो इनको डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं हो पाए, इनको एक VPN कोड लेना पड़ेगा हमारे CIT से और उसके बाद वो एक्सेसिबल हो जाएगा उनको। रही बात क्विलबोर्ड या जो इसकी जो कि लॉगिन क्रेडेंशियल बेस्ड है, उनको लॉगिन हम प्रोवाइड करते हैं ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। बिल्कुल सर। सो सर, आई ऑल्सो वांट टू नेट दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एंड रिसोर्सेज ओवर प्रिंटेड बुक्स? So how we can say that these are good or not, and that's are not relevant at that time? Yes, ई sir. बुक्स एंड प्रिंट बुक्स के के मुकाबले में बहुत सारा ई बुक्स को बहुत सारी एडवांटेज, बहुत सारी खसूसियात हैं। सबसे बड़ी खसूसियत है कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है जी। एट वन टाइम, कि आपको कहीं आना नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी, आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम एक चाहिए या एक मोबाइल चाहिए जिससे आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। दूसरा, सर्चेबिलिटी बहुत आसान है। जाहिर सी बात है, किताब में आप डिफरेंट चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते। इसमें यह है कि आप कंटेंट देख लीजिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है। ई बुक का एक ई बुक खोलिए, आपने पर्टिकुलर चैप्टर देखना है तो उस पर ऑटोमेटिकली आप उस क्लिक करते हैं और पर्टिकुलर चैप्टर पे आप चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप प्रिंट बुक में ऐसा नहीं कर सकते। जी। प्रिंट बुक में आपको वर्क जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी वक्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। मोबाइल प्रिंट बुक्स access है। में जी। किसी भी वक्त, खाली वक्त है आपका, शाम का वक्त है, आप कर सकते हैं। जी। प्रिंट बुक्स के साथ दो ही कंडीशन है कि तो लाइब्रेरी में आके पढ़िए या ले जाइए। तो ले जाने में आप जाहिर सी बात है कि लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स को ही ले आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर 4 बुक्स आप ले जा सकते हैं एट ए टाइम। जाहिर सी बात है, आपकी रिसर्च की जो प्यास है वो 4 बुक से नहीं बुझने वाली। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये तो जैसे फॉर एग्जांपल 13,000 जर्नल्स जो हैं, एट वन टाइम 13,000 जर्नल्स जो हैं जी। आपके मुट्ठी में हैं, कितने आर्टिकल होंगे सोच लीजिए इसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट 13,000 जर्नल्स, यस सर। वो भी इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स। दे आर वेरी कॉस्टली और दे आर वेरी रिच इन कंटेंट। तो उसको आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, बस एक सिस्टम आपको चाहिए होता है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसे कौन से डेटाबेसेस हैं जो सैयद हामिद लाइब्रेरी के ज़रिए सब्सक्राइब किए गए हैं? तो विच डेटाबेसेस आर सब्सक्राइब बाय? ऑलरेडी मैंने इस पे शायद बात की है कि जैसे अच्छा। कैपिटलाइन है, ओके, और जो अर्ली अरबिक बुक है, जी, जी। जे स्टोर है, तमाम के हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। अच्छा। ये सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये है जो हमारी एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे भी, हैदराबाद में भी और तमाम अपने सेंटर्स पे भी। जी। तो सर, किस तरह से लाइब्रेरी डेटाबेस में स्टूडेंट्स आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं? इसका क्या तरीकाकार होता है सर? इस पर आप क्या? इसमें स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के जर्नल्स को सर्च करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि सब्जेक्ट से आप सर्च कर सकते हैं। जी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। दूसरा, आपको अगर पता है, स्पेसिफिक कोई एरिया पता है, फॉर एग्जांपल हम लाइब्रेरी साइंस के हैं तो ओरिएंटल लाइब्रेरी पे करना है। फॉर एग्जांपल ओरिएंटल लाइब्रेरी मेरा एक टॉपिक है, एक विद इन द लाइब्रेरी। तो ओरिएंटल लाइब्रेरी जैसे कहेंगे, जो भी आर्टिकल्स होंगे वो एक्सेसिबल होंगे। या आपके जर्नल पता हो आपको कि ये इस जर्नल का आर्टिकल तलाश करना है तो जर्नल का नाम भी दे सकते हैं। ऑथर का नाम अगर पता है तो डिफरेंट सर्चेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा एडवांस सर्च भी अवेलेबल होती है जिसमें आप 2-3 चीज़ें फ़िल्टर के साथ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑथर का आधा नाम आपको मालूम है, टाइटल कुछ थोड़ा सा मालूम है, तो दोनों को आपने एंड में लगा दिया तो वो ऑथर एंड टाइटल को मैच करके जो सर्च होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि वो पर्टिकुलर कंटेंट आपको अवेलेबल हो सकता है। इस तरीके से डेटाबेसेस में सर्च ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी रिसर्च पेपर्स जो भी हम लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड्स हम मैक्सिमम चाहते हैं, जिसकी वजह यही है कि उसकी सर्चेबिलिटी बढ़ जाए।
जी, फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा ओरिएंटेड लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक एज है जी। तो आप इंडिया भी इसमें डाल दीजिए ताकि इंडिया से कोई सर्च सर्च कर करे। सकते हैं। इंडिया को आपने प्लस एसोसिएट किया ओरिएंटेड लाइब्रेरीज के साथ और फॉर एग्जांपल मेरा नाम ऐड कर दिया तो वो मेरा आर्टिकल आपको बिल्कुल फ़ौरन अवेलेबल होगा क्योंकि उस प्रायोरिटी लिस्ट में उसके आ जाएगा कि ये आर्टिकल जो है इसमें हमें 3 चीज़ें सर्च करना है, इंडिया सर्च करना है, ओरिएंटल लाइब्रेरी सर्च करना है और फैसल मुस्तफ़ा सर्च करना है। तो ऐसा बहुत कम इत्तेफाक होता है कि इतनी लोग एक साथ कॉमन आ जाएं। नाम के साथ हो सकता है, मिसाल के तौर पर फैसल मुस्तफ़ा आपने सर्च किया तो इसमें हज़ारों लोग आ सकते हैं, जी। लेकिन जब आपने एक स्पेसिफिक कर दिया, इंडिया कर दिया, उसके बाद अगर हमने इसमें मानू डाल दिया तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है तो सर्चेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से सारे डेटाबेसेस ई बुक्स में इस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिसमें आप अपनी सर्च को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ाइन कर सकते हैं जी। और वो कंटेंट को देख सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि ये ज़्यादातर डेटाबेसेस जो हैं डाउनलोड किए जा सकते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेख्ता में जो चीज़ें हैं वो आप न डाउनलोड कर सकते हैं न प्रिंट कर सकते हैं, उनके यहाँ एक कंडीशन है। लेकिन हम जो डेटाबेसेस लेते हैं इसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसकी सर्चबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो, यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि हमारे रिसर्चर्स, हमारे स्टूडेंट, हमारे फैकल्टी उसको अच्छे से सर्च कर सके, उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल सर, ये एकदम नई चीज़ मुझे पता चली कि जो हम कीवर्ड्स अपने रिसर्च पेपर्स में डालते हैं उसको हम सर्च भी कर लेंगे तो वो आसानी का हो मकसद यही होता जी, है कि उस- सर्चबिलिटी को उसको बढ़ाना है। जी, इसलिए बिल्कुल सर, हम आगे भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ये एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं हम आपसे एक ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न घड़ी थी, न कैलेंडर और न ही तारीख लिखने का कोई निजाम। रात होते ही लोग आसमान की तरफ देखते थे। चांद कभी पूरा नजर आता, कभी आधा और कभी बिल्कुल गायब हो जाता। लेकिन धीरे धीरे इंसान को एहसास हुआ कि चांद हर बार एक ही सिलसिले से गुजरता है और यहीं से शुरू हुई वक्त को नापने की एक अनोखी कहानी। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम तारीख के उन दिलचस्प सफ़ों को खोलते हैं जिन्होंने इंसानी तहजीब, साइंस और जिंदगी को एक नई दिशा दी। आज का हमारा मौजू है लूनर कैलेंडर, एक ऐसा कैलेंडर जिसने हजारों साल तक इंसान को वक्त का हिसाब रखना सिखाया। दोस्तों, लूनर कैलेंडर यानी चांद पर आधारित कैलेंडर एक ऐसा निज़ाम है जिसमें महीनों का हिसाब न्यू मून से अगले न्यू मून तक के दौर के मुताबिक रखा जाता है। एक लूनर मंथ तकरीबन 29.5 दिन का होता है और इसी वजह से एक लूनर साल लगभग 354 दिन का बनता है। लेकिन सवाल यह है कि लूनर कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? साइंस के मुताबिक इंसान ने सबसे पहले वक्त का अंदाजा सूरज और चांद को देखकर लगाना शुरू किया। इंसान जब हंटर गैदरर्स की जिंदगी गुजार रहा था, तब भी चांद के बदलते हुए रूप उसके लिए एक कुदरती घड़ी का काम करते थे। दुनिया का सबसे पुराना नोन लूनर कैलेंडर अक्सर वॉरेन फील्ड, स्कॉटलैंड से जोड़ा जाता है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट लगभग 8000 BCE की मानी जाती है। यहाँ जमीन में बने हुए 12 गड्ढों यानी पिट्स का एक सिलसिला मिला है। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल चांद के महीनों का हिसाब रखने के लिए किया जाता था। अगर ये बात सही है तो ये दुनिया का सबसे पुराना मालूम कैलेंडर है। इसके अलावा फ्रांस की लैस्को केव और अब्री ब्लैंचर्ड में मिली कुछ पुरानी एनग्रेविंग्स को भी कुछ रिसर्चर्स चांद के फेजेस से जोड़ते हैं।
हालांकि इस बात पर आज भी रिसर्च जारी है और सब एक्सपर्ट्स इस पर एक राय नहीं रखते। बाद में लगभग 3000 BCE के आसपास सुमेरियंस और बेबीलोनियंस ने लूनर कैलेंडर को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी। उन्होंने चांद के नए होने के मुताबिक महीनों का हिसाब रखना शुरू किया। इसी के साथ लूनर कैलेंडर इंसानी तहजीब का एक अहम हिस्सा बन गया। धीरे धीरे ये निज़ाम चीन, इंडिया, मिस्र तक पहुंच गया। आज भी दुनिया में लूनर कैलेंडर की अपनी खास अहमियत है। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर पूरी तरह चांद की गर्दिश पर मबनी है। इसी तरह चाइनीज़ लूनर कैलेंडर के मुताबिक हर साल चाइनीज़ न्यू ईयर और कई दूसरे त्योहार मनाए जाते हैं। सोचिए दोस्तों, बिना टेलीस्कोप, बिना कंप्यूटर और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हजारों साल पहले इंसान ने सिर्फ आसमान का मुशाहिदा करके वक्त नापने का इतना बेहतरीन निज़ाम बना लिया। ये उसकी सोच, ऑब्जर्वेशन और कुदरत को समझने की सलाहियत की एक लाजवाब मिसाल है। तो दोस्तों, लूनर कैलेंडर सिर्फ तारीखें गिनने का जरिया नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब, एस्ट्रोनॉमी और कल्चर का एक जिंदा हिस्सा है जो हजारों साल से हमें वक्त का एहसास दिलाता आ रहा है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और दिलचस्प इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। वेलकम बैक दोस्तों। आमोजिश के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा सर को। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर महविश। सर, हम बात कर रहे हैं ई रिसोर्सेज पर और हमारी सैयद हामिद लाइब्रेरी का इसमें क्या रोल है, क्या एक्सेस है, वो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ई जर्नल्स और डेटा बेसिस में क्या डिफरेंस है सर? बहुत उम्दा सवाल है आपका। जी। बेसिकली जर्नल्स के बारे में सबको पता है कि जर्नल्स जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं, यानी कि उनकी एक पीरियोडिसिटी होती है। कोई जर्नल मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअल हो सकता है, फोर्टनाइटली होता है और एक उसका पब्लिशर होता है। तो जर्नल्स यूजुअली जो होता है एक ऐसा पब्लिकेशन होता है जो एक इदारा पब्लिश करता है और उसको वो किसी उसकी पीरियोडिसिटी कोई होती है, मंथली हो सकता है इस तरीके से, और उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसमें अपीयर होते हैं। इसके बरक्स अगर डेटाबेसेस की बात करें तो ये एक पब्लिशर का नहीं होता। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारे कंटेंट होते हैं। हो सकता है कुछ जर्नल्स के रिसोर्सेज हों, कुछ बुक्स के हों, कुछ चैप्टर्स के हों, तमाम का एक अमलगमेशन होता है और वो डेटाबेस की शक्ल ले लेता है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी होता है या फिर जनरल सब्जेक्ट में भी होता है। तो बुनियादी तौर से जर्नल्स जो होता है एक पब्लिशर का अपना एक जरीदा होता है जी। और डेटाबेस जो होता है वो मल्टीपल रिसोर्सेज का एक मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है। और यूजुअली लाइब्रेरी में एक इस्तेलाह होती है परपीचुअल एक्सेस। परपीचुअल एक्सेस का मतलब यूजुअली हम परपीचुअल एक्सेस की तरफ जाते हैं जिसमें हम डेटाबेस को पूरा ख़रीद लेते हैं और उसका एक्सेस हमेशा लाइब्रेरी के पास रहता है। जर्नल्स में हम जर्नल्स फॉर एग्जांपल हमने 2026 के लिए जर्नल सब्सक्राइब किया तो अगले साल हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा जी। और इसी के साथ मैं ये बता दूं कि जर्नल्स में अगर हम इस साल एक्सेस ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो हम आर्काइव का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें पिछले जर्नल्स नहीं मिलेंगे, पिछले जर्नल्स को भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2025 का हमने नहीं किया था सब्सक्राइब, तो हम आर्काइव्स के फॉर्म में उसको ले सकते हैं अगर चाहें तो। डेटाबेसेस में ये है कि जब हम ले रहे होते हैं तो परपीचुअल एक्सेस का ख्याल रखते हैं और उसमें डेटाबेसेस में जो कंटेंट उस वक्त तक अवेलेबल है वो हमेशा लाइब्रेरी के दस्तरस में मौजूद रहेगा जी। ये चीज़ एक बुनियादी फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क जो मैंने बताया है पहला कि ये
डिफरेंट रिसोर्सेज का एक कलेक्शन होता है, डेटाबेस। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है। फर्क है। जी सर, ई रिसोर्सेज के बारे में मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब इसके इतने फ़वाइद हैं आपने बताएं, तो क्या ये ऑफ कैंपस भी इसकी अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ कैंपस में जो हमारा जो सेंटर्स हैं तमाम को उसी तरीके से एक्सेसिबल है जैसे हमें एक्सेसिबल है। जी फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू नहीं अवेलेबल होगा कि वेबसाइट उन्होंने खोला और एक्सेसिबल हो गया, ऐसा नहीं है। जो कि हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है हमारी कैंपस में अगर आप हैं, उनके लिए VPN कोड हम देते हैं। CIT VPN कोड प्रोवाइड करता है और उसके थ्रू वो VPN कोड वन टाइम ले लेंगे वो, और उसके बाद तमाम रिसोर्सेज जो कि हमारे सैयद हामिद लाइब्रेरी के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उसका एक्सेस मिल सकता है। और रही बात एक ऐसी डेटाबेसेस हमारे हैं जिनमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए था, वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम प्रोवाइड करते हैं ऑन रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट करता है उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। इशू नहीं है इसमें। जी जी तो सर, सैयद हामिद लाइब्रेरी में किस तरह के डिजिटल कंटेंट्स अवेलेबल हैं, इस पर आप? जी डिजिटल कंटेंट की पहले मैंने बात की थी कि डिजिटल जी। कंटेंट से मुराद मेरी यहाँ पे वही है जो हमने डिजिटाइज किया हुआ है चीज़ों को। ओके सर, अच्छा। इसमें हमने बताया कि थेसिस हमारी हैं, 500 से ज़्यादा थेसिस हैं जो शोधकंगा पे अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में भी है और हमारे वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस मिल सकता है, चाह सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये चूँकि ज़ाहिर सी बात है डिजिटल रिसोर्स है तो कहीं से एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल सिटी श्रीनगर से आपको चाहिए तो यहाँ तो नहीं आएंगे, तो उनके लिए बेस्ट है कि शोधगंगा पे जाएँ और हमारी उससे निकाल लें। इसी तरीके से हमने डिजिटल कंटेंट को थोड़ा और मज़ीद बढ़ाने के लिए रिख्ता से भी एक MOU साइन किया था, जिसमें रिख्ता के जो कंटेंट है वैसे तो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे तो अगर हमारा नहीं है, हमारी वो किताब हमारे पास नहीं है, तो वो दिखाएगा, या अवेलेबल है तो भी दिखाएगा कि डिजिटल का ये किताब जो है यू कैन एक्सेस थ्रू ऑनलाइन, तो वो रिख्ता के वेबसाइट पे ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, उस वेबसाइट पे बाकायदा जाना पड़ता है। उसको हमने यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए रिख्ता को जोड़ दिया, अपने से कनेक्ट कर दिया, ताकि अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है तो डिजिटल कंटेंट उसका अवेलेबल हो, ताकि उनकी जो इल्म के प्यास है वो बुझ सकें। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन पेपर की बात की, डिजिटाइज क्वेश्चन पेपर्स हैं। कई बार बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन पेपर को सर्च करने में। जी बिल्कुल। और हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात करें, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हमारे, मानो कि वो सारी अवेलेबिलिटी जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, मैं लाइब्रेरियन की तरफ से HODs को मिल जाता है और वो हमें प्रोवाइड करते हैं कॉपीज़ क्वेश्चन पेपर्स की, हम अपलोड करा देते हैं उसको, और वो डिपार्टमेंट वाइज अपलोड होते हैं। उसमें इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि रिसेंटली कब अपलोड हुआ है लास्ट पेपर। उसमें इसके अलावा बहुत सारी जो है कन्वोकेशन स्पीचेस हैं जो पुरानी हमारे यूनिवर्सिटी की, उसको डिजिटाइज करके हमने वेबसाइट पे डाल दिया है। और कुछ फैकल्टी पब्लिकेशंस भी हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पब्लिश हुए हैं, वो हमारे पास हैं। तो इस तरह का कंटेंट जो है हमारा अपना जो है वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी सर। सर, मान लीजिए कोई यूज़र है, वो फ्यूचर पर्पस से कोई कंटेंट डाउनलोड करना चाहता है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे कि यूज़र्स हैं, ई रिसोर्सेज को कैसे डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते हुए, आगे हमें इसे यूज़ करना है? नहीं, जितने भी ई रिसोर्सेज परपेचुअल एक्सेस में हों या डिजिटाइज हमारे पास हों, वो तो हमेशा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहते हैं। लेकिन डाउनलोड आप करके, चूँकि बहुत सारे अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि प्रिंट फॉर्म में पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए डाउनलोड करके वो प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, अगर इस तरीके से रखना चाहें। अदरवाइज़ ये रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, ई बुक्स हों या हमारे डेटाबेसेस हों जो हमने सब्सक्राइब किए हैं वन टाइम पेमेंट करके, तो ये हमारे पास रहेंगे। रही बात जर्नल्स की, जर्नल्स का हो सकता है, क्योंकि जर्नल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकता है, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें से कोई जर्नल्स हटा दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो उसमें ये है कि आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। वैसे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जर्नल्स के केस में जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिसोर्सेज हमारे हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिट्रैक्ट हो सकते हैं, कभी हम जर्नल ना ख़रीद पाएँ, या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदरवाइज़ सोच के कुछ और स्टेप ले ले, चेंज कर ले, तो वो अलग। अदरवाइज़ जो डेटाबेस है या डिजिटाइज कंटेंट्स हैं वो तो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट पे।
रही बात कुछ डेटाबेसेस में ये हो सकता है, कुछ कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि डेटाबेस का जो है पब्लिशर ही चेंज हो जाए, तो उस केस में हमें लाइब्रेरी खुद ही डाउनलोड करके उन कंटेंट को रखेगी अपने यूज़र्स के लिए, उसमें यूज़र्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, जैसा कि हमने डेटाबेसेस और रिसोर्सेज ही कंटेंट की बात की, तो इसको एक्सेस करने में, इसको हम अगर देखते हैं यूज़र्स एक्सेस करता है तो किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जो बेसिकली इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में एक तो इंटरनेट इशू आ सकता है जी, जिसके लिए हमारा CIT जो है बैठा हुआ है और उसमें अगर आप करते हैं तो वो बहुत जल्दी मदद करते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका हो सकता है कि उसके कुछ टेक्निकल इशू कभी आ जाता है, जी। एक्सेस नहीं होता है, उसके लिए लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी से कनेक्ट हो जाइए और लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है तमाम चीज़ों को। ऑनलाइन भी हम करते हैं, डेमो दे देते हैं और इसके अलावा हम बीच बीच में डेमो सेशन भी देते हैं। रिसेंटली हमने टर्नटिन के लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स को उनके बुलाया, चूँकि एक रिपोजिटरी काफ़ी बन जाती थी लोगों के, तो उनको ऑफलाइन हमने बुलाया था इस वजह से कि लोग फेस टू फेस डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और मुझे लगा कि 90 से ज़्यादा लोगों ने उसमें शिरकत, फैकल्टी मेंबर्स आए और उन्होंने बहुत डिस्कशंस किए ताकि जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकें। लेकिन ये रोज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये मंथली पॉसिबल भी नहीं है कि हम इस तरह के सेशन हैं। तो हमने कुछ लाइब्रेरी में कुछ लोगों को ट्रेन किया हुआ है इस तरह से, जो इन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू हो, चाहे वो आप के व्हाट्सएप के थ्रू हो, जिसमें स्क्रीनशॉट वगैरह कभी कभी शेयर करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो उनको हम अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं सॉल्व होती तो हम पब्लिशर से या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बात करके उसको सॉल्व कराते हैं। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो लाइब्रेरी है सैयद हामिद लाइब्रेरी, वो ई-रिसोर्सेज़ को यूज़ करने में किस तरह से हेल्प करती है? तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो लाइब्रेरी का जी। लाइब्रेरी हमेशा इसमें मदद करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें कुछ गाइड्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, कुछ वेबसाइट पे भी हमने ऐसे लिंक दिए हुए हैं जिससे आप उसको देख के आप यूज़ कर सकते हैं। डमी एक लिंक है जिसके थ्रू आप पता चल जाएगा आपको कि किस तरह के इस्तेमाल करना है, इसको कैसे सेट करना है। टर्नटिन का जब भी हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स लोगों को भेजते हैं, फैकल्टी मेंबर्स को, तो उसके साथ एक डमी हम भेजते हैं जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से सेट करना है, आपकी सेटिंग सही हो, क्योंकि उसमें रिपोजिटरी ना बने या कोई और ग्लिच ना रह जाए जो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल उसमें एक ऑप्शन होता है कि 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स जो हैं, आपको पता है कि वो सिमिलर कंटेंट कंसीडर किए जाते हैं, प्लेजराइज नहीं करते, तो हम उसमें बता देते हैं कि 14 आप यूज़ कीजिए। टर्नटिन में एक प्रोविज़न होता है कि इतने वर्ड्स को रेस्ट्रिक्ट करना है आपको, उसमें नो रिपोजिटरी को आप सेलेक्ट कीजिए। इस तरीके से आप जब रिसोर्सेज को चेक करने की बात आती है तो आप तीनों रिसोर्सेज, इंटरनेट रिसोर्सेज भी, आप स्टूडेंट रिसोर्सेज, दैट मीन कि शोधगंगा पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको टर्नटिन स्टूडेंट रिसोर्सेज कहता है, और तमाम चीज़ों को इस डमी के फॉर्म में हम देते हैं ताकि उसको वो PDF फाइल को देख के अपने आप कर सकें। इसके बावजूद अगर प्रॉब्लम्स हल नहीं हो पा रही हैं तो वो लाइब्रेरी से कांटेक्ट करते हैं, हम हर तरह की उनको मदद फराहम करते हैं और ज़्यादातर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर नहीं होती, हमारे लेवल पे नहीं होती, तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं और उनसे बात करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने इस टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात की और एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है हमारा ये, और हमको भी बहुत कुछ जानने को मिला है। एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे महसूस हो रहा है कि ये सेशन जो है काफ़ी लाइवली था और उसके अलावा यूज़फुल होगा स्टूडेंट्स के लिए या तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। जी, तो दोस्तों आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ थे डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा सर, जिन्होंने ई-रिसोर्सेज एट सैयद हामिद लाइब्रेरी जैसे टॉपिक पर बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स आते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर महविश को दीजिए इजाज़त। थैंक यू। You were listening to Amozish on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो
बात करके देखते हैं।